दिव्यांगता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ये हमारा HIVI का कॉमन पेपर है, पेपर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये बुक का नाम है, अगर आप लोग इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, जिसकी लेखिका है राबिना मटानिया। यहाँ से हमारा चैप्टर इसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है अक्षमता को समझना, यानी कि हम अक्षमता को कैसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। इसमें पहला टॉपिक है विशेष शिक्षा का इतिहास, दूसरा है बीमारी, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता का अवधारणा व परिभाषा, तीसरा टॉपिक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और चौथा है विस्तार दर एवं विवरण दर, दिव्यांग के कारण और बचाव। इसमें दूसरा चैप्टर है दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता, परिभाषा, विकार एवं विशेषताएं। इतने टॉपिक हैं, ये यूनिट नंबर 3 है, दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएं। और चौथा चैप्टर है शीघ्र हस्तक्षेप, ईयरली इंटरवेंशन। और 5 चैप्टर का नाम है दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की अवधारणा। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पहले टॉपिक पे, पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है अक्षमता को समझना, यानी कि हम डिसेबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक है विशेष शिक्षा का इतिहास। इसमें दिया है कि पहले लोगों में दिव्यांगता के संबंध में बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, परंतु आज समाज में दिव्यांगों की जो इज्जत और समानानुसार लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार, रुचि एवं आवश्यकताओं के बदलाव के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इसके लिए कुछ सामाजिक संगठनों, विभागों एवं सरकारी तंत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके तहत दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले के जो लोग थे वो दिव्यांग बच्चों को मतलब बोझ समझते थे कि हमारा बच्चा दिव्यांग है तो फिर इसका पालन पोषण कैसे होगा। शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन लोगों को एक कोने में बैठा के रखा जाता था, मतलब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दिव्यांग बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो जैसे एक दिया है हमारे कोर्स में कि जिसका 55 dB होता है, डेसिबल होता है, वो क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और 70 डेसिबल जिसका होता है वो व्यवसायिक कार्य में उनको लिया जाता है। तो इस तरह सबका अलग अलग बना है। जैसे यहाँ से दिया है कि 12वीं शताब्दी में, यानी 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने इनके लिए अलग कानून बनाया तथा समाज में अलग रखने का प्रावधान किया। अब इस तरह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप ग्रेगर ने अपने धर्मोपदेश के द्वारा अपने धर्मानुयायियों को दिव्यांगों की सेवा करने का उपदेश दिया। यही वह समय था जब ब्रिटिश ने इन्हें इडियट के नाम से पुकारा जाता था। मध्यकालीन में इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो दिव्यांगों के प्रति अवधारणा थी परिवर्तित होती गई। और उसके बाद से हम आते हैं 17वीं शताब्दी में रेने स्कॉट्स ने इसके सीखने की बात करी। इसी समय बहरे व्यक्ति की प्रशिक्षण के लिए पेडोकोस डी लियान ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण का कार्य आरंभ किया। इस तरह 8वीं शताब्दी के अंत में रूसो लॉक ने इनके लिए मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। और वर्तमान काल में, यानी कि जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इसमें दिव्यांगों की व्यवस्थित प्रशिक्षण का कार्य मार्क इटार्ड ने इसी काल में आरंभ किया। इसमें आते हैं कि वर्तमान में क्या हुआ कि मार्क इटार्ड ने फ्रांस के पेरिस के निकट औचेशन जंगल के निकट एक 11 वर्षीय बालक मिला जो बोल नहीं पाता था, लोगों को चोट पहुंचाता एवं उनकी प्रवृत्ति पशु जैसी थी। उसके शरीर पे खरोच के निशान थे। उसे पेरिस लाया और उसे कपड़े पहनाना, खाना खाना, पानी पीना तथा अक्षरों को सीखना आरंभ किया। इस बच्चों को सिखाने में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु इससे पेरिस में श्रवण दोष, दृष्टि दोष एवं मानसिक
इस तरह हम अब आते हैं 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानसिक मंदत्व को शिक्षा हेतु प्रचलन पुस्तक आइडोसी इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक की रचना 1866 ईस्वी में हुई। और सैमुअल तथा मार्क को कार्यों में मैडम मॉन्टेसरी ने विशेष तौर पर विशेष शिक्षा का योग्य अपांग बच्चों पर कार्य किया। इस तरह अनेक मनोवैज्ञानिक ने अपना दृष्टिकोण दिव्यांगों के प्रति अपना नजरिया व्यक्त किए। अब आते हैं कि अक्षमता को कैसे समझा जाता है। तो इस समय अपंगों के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड एंड यूरोप में व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम आरंभ हो चुके थे। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने बुद्धिलब्धि की जांच प्रारंभ की। इस समय ग्रीस और रोम में दिव्यांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। उनका इलाज यह था कि दिव्यांग युद्ध नहीं कर सकते थे। और 1784 में विलियम डायलिनी ने पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। और 1816 से 1863 में आवासीय रूप से विद्यालयों दिव्यांगों के लिए आवासीय व्यवस्था ग्रेविंग ने की। इसके पश्चात डेरोथेडियम, सैमुअल ओवी तथा हेनरी विल्लर के प्रयासों से मंदबुद्धिता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हुए और जिसे AAMR की स्थापना हुई। 1870 में शिक्षा फास्टिस एक्ट भी कहा जाता है का निर्माण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति रुचि न होना, दिव्यांगों का विद्यालय जाने में असुविधा तथा शिक्षा का खराब व्यवहार सामने आया। और 1880 में इन्हीं सब परिणाम से विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रारंभ हुआ और इनके परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। 1885 में रॉयल कमीशन बना और इसमें दृष्टि अक्षम और मूक बधिरों के लिए दिव्यांग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेंटली डेफिशिएंसी बिल को MDB नाम से पारित हुआ। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अक्षम बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। 1905 में एल्फ्रेड बिने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया और इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में दिव्यांगों के लिए काफी कार्य किए गए। अब आते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मानसिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इनके लिए विद्यालय की व्यवस्था की गई थी। दृष्टिदोष व्यक्तियों के लिए विद्यालय एवं आवासीय व्यवस्था की गई थी। 1950 में यूनेस्को ने सर्वप्रथम 6 पृष्ठों को ब्रेल लिपि का होना बताया था। अमेरिका में विशेष समस्या वाले बच्चों के लिए विशेष राष्ट्र नीति बनी थी। और 1959 में ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट बनाकर दिव्यांगों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। और 19वीं शताब्दी के अंत तक विशेष विद्यालयों की परंपरा चली रही। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में सांकेतिक शिक्षा का प्रयोग हुआ। इस तरह दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपना कार्य किया और उनके लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की।